हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड जो वो एक सेशन ले लिया था जिसमें कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आ जाते हैं उसके बारे में बताया था। तो हम जो है वो सबसे पहले जो हमने पहले जो पढ़ा था उसका एक बार जो है वो रिवाइज़ कर लेते हैं कि भाई हमने कल क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और कितना पढ़ा था। तो ये तो सभी को पता ही है कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था। तो 1857 की क्रांति जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा था, ताकि ये जो 1857 की क्रांति है इसको आज हम जो है वो कंप्लीट कर लें। तो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था उस सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति में जो है वो हमने क्या क्या चीज़ें जो वो कवर करी थी। तो औरंगजेब के बाद में राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया था, यानी कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगी। तो इसमें औरंगजेब के बाद, यानी कि जब औरंगजेब था उसके बाद में जो वो राजस्थान में अराजकता फैलाने का काम किसने किया था, तो वो किसने किया था, मराठों ने किया था। किसने किया था, मराठों ने किया था। मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया था, तो मैंने कल ही आपको बहुत बार कहा था कि इसके बारे में जो है वो आप देख लेना, क्योंकि इससे जो है वो बार बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान ने जो है वो कौन सी रियासत से सबसे पहले जो है वो धन इकट्ठा किया था इसके बारे में। तो वो कौन सी रियासत आ जाती है, मंदसौर के निकट जो है वो कौन सी रियासत थी, मंदसौर के निकट मेवाड़ी रियासत से, मेवाड़ी रियासत से जो है वो उन्होंने क्या किया था, धन इकट्ठा किया था। ठीक है, और वो भी डेट भी हम आपको बता देते हैं कब किया था। तो 1711 ईस्वी में जो है उन्होंने मेवाड़ी रियासत से जो है वो धन इकट्ठा किया था। सर्वप्रथम राजस्थान में जो मराठा जो थे उन्होंने आंतरिक हस्तक्षेप जो है वो किस काल में किया था और कौन सी रियासत में किया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने जो है वो बूंदी रियासत में किया था, यानी कि बूंदी रियासत में किया था। और बूंदी रियासत के शासक कौन थे, तो दलेल सिंह थे। दलेल सिंह को जो है वो हटाने के लिए जो बुद्ध सिंह जो थे उन्होंने क्या किया, मराठों के साथ में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। बुद्ध सिंह ने कहा कि आप जो है वो हमारा साथ दे दीजिए जिससे कि हम इस दलेल सिंह को जो है वो गद्दी से हटा दें। तो ये सारा काम करने का श्रेय किसको जाता है, इनको यहाँ पे बुलाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो वो बुद्ध सिंह को जाता है। यानी कि बुद्ध सिंह ने मराठा को आमंत्रित किया था बूंदी में कि आओ आप और हमें जो है वो गद्दी पे बैठाओ और इस दलेल सिंह को जो है वो गद्दी से हटा दो। तो कौन सी रियासत में आए थे सबसे पहले, तो वो बूंदी रियासत में आए थे। याद रख लेना। धन कहाँ से इकट्ठा किया था, तो मंदसौर से जो है वो मेवाड़ी रियासत में सबसे पहले धन इकट्ठा किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बना था, क्योंकि मैं मोस्टली इसमें क्वेश्चन पर डिस्कस कर रही हूँ। सर्वप्रथम राजस्थान में जो वो मराठाओं का आंतरिक हस्तक्षेप कहाँ हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किसके खिलाफ जो है वो मराठा ने राजस्थान में शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर जो वो एक करने का प्रयास किया था, तो वो नादिर शाह के नाम पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और उस आक्रमण के नाम पर जो है वो जो मराठा थे उन्होंने राजस्थान के जो शासक आ जाते हैं उनको एक करने का या उनको जो वो अपने साथ मिलाने का जो है वो काम उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि किस शासक, यानी कि किस काल में जो है वो मराठों ने प्रभुत्व स्थापित हो गया था राजस्थान में। अपना हम पहले ले लेते हैं, तो किस काल में जो है वो मराठों का राजस्थान में जो है वो प्रभुत्व स्थापित हो गया था, तो वो हुआ था 1761 ईस्वी से लेकर जो है वो 1791 ईस्वी तक जो वो मराठों का जो है वो राजस्थान में जो है वो प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मराठों के विरुद्ध राजस्थान में सभी शासक पहली बार जो है वो किसी स्थान पर एकत्रित हुए थे, तो वो कौन सा स्थान आ जाता है, तो वो हुरडा आ जाता है। जो कि ये हुरडा कहाँ पे आ जाता है, तो भीलवाड़ा में आ जाता है। और डेट आपसे पूछ लेंगे कि कब हुए थे इकट्ठे, तो वो हुए थे 17 जुलाई 1734 ईस्वी को जो वो हुरडा सम्मेलन हुआ था। और इस दिन जो है ये हुरडा भीलवाड़ा में जगह आ जाती है, वहाँ पर ये इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर जो वो संगठित होकर मराठों को हराया था, तो इसका आंसर आ जाएगा तुंगा। राजपूतों ने पहली बार जो है वो तुंगा नामक लड़ाई लड़ी थी, जिससे कि उन्होंने मराठा को 28 जुलाई 1787 को जो तुंगा का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने जो वो मराठों को हराया था। इसमें जयपुर के नरेश स्वाई प्रताप और मराठा सेनापति महादजी सिंधिया। अब तुंगा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो जयपुर के नरेश आ जाते हैं जिनका नाम प्रताप आ जाता है, और किसके मध्य हुआ था, तो महादजी सिंधिया के मध्य हुआ था।
महादजी सिंधिया के मध्य जो वो युद्ध हुआ था, अमीर खां पिंडकारी ने नाथ द्वारा पर कब्जा कर लिया 1802 में। यानी कि अमीर खां पिंडारी जो था उसने नाथ द्वारा पर कब कब्जा किया था, तो 1802 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन आ जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि बार बार इसी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो वो मैंने आपको सारे बता ही दिए थे। तो ये बेसिक से जानकारी हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब आगे जो है वो क्या रहने वाला है, यानी कि आगे की चीज़ें जो है वो क्या हैं वो हम पढ़ेंगे अब। तो अब हम जो है वो कहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो वो 19वीं सदी के आरंभ में जो 20 रियासतें थी वहाँ से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। यानी कि लास्ट कल हमने जो है वो यहाँ तक छोड़ा था, तो अब हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 19वीं सदी के आरंभ में जो वो कितनी रियासतें थी, 20 रियासतें थी। इनमें से जो है वो 17 तो राजपूत थे और 2 जाट थी, और एक जो थी वो मुस्लिम रियासत थी। यानी कि 17 राजपूत रियासतें थी और 2 जो है वो जाट रियासतें थी, और एक जो है वो मुस्लिम शासक की रियासत यानी कि टोंक को मान लो। इन राज्यों के साथ में की गई जो संधि में कुछ सामान्य जो शर्तें थी वो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि को सामान्य शर्त इस प्रकार है, यानी कि जो संधि की थी उनकी सामान्य शर्त कौन कौन सी आ जाती है। संधि के द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। तो इसमें संधि के द्वारा जो रियासतें थी उन्होंने अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता थी उसको स्वीकार कर लिया। एक, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन इसको दे दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का रखना तय हुआ। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो उनके जो आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप किया। ब्रिटेन संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द जो है वो कर देंगे। यानी कि रियासती शासक जो है वो अपने जितने भी राज्य के समस्त सैनिक साधन आ जाते हैं वो जब अंग्रेजों को चाहिएंगे तब वो अंग्रेजों को दे देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज यानी कि अंग्रेजों को जो वर्ष में जो खिराज दिया जाता है देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक राज्य के साथ में तो जो है वो एक खिराज वसूल करने की बात कही हो, दूसरे राज्य से जो है वो भी सेम रखी हो, सब में अलग अलग थी। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधा बनाया गया। यानी कि जो राजाएं जो थे यानी कि हमारी जो रियासतें थी वो मराठों को जो खिराज दिया करते थे उसका आधा जो है वो किसको देना पड़ता, अब उनको आधा जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ता है। ब्रिटेन संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान की रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हो गई। यानी कि जब उन्होंने जो है वो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ब्रिटेन संरक्षण स्वीकार तो उनको मिल गया, यानी कि ब्रिटेन संरक्षण तो राजाओं को मिल गया, लेकिन अब जो है वो उसकी वजह से उनकी जो स्वतंत्रता थी वो उनको खोनी पड़ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा और इन संधियों का जो है वो राजस्थान के जो राजा आ जाते हैं उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने में राजस्थान के राज्यों को आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। यानी कि जब उन्होंने कंपनी को खिराज देना स्टार्ट कर दिया तो राजस्थान की जो ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो तो ख़राब होगी ही होगी। इसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। यानी कि ये सिर्फ व्यवस्था के नाम पर जो है वो राजस्थान में सिर्फ हस्तक्षेप किए जा रहे थे उनके आंतरिक मामलों में। शासन कार्य और अधिकार में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लग गए। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो क्या हो गए थे, तानाशाह बन गए थे। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय पर कई खर्च जो है वो बिलात सौंप दिए जाते थे। यानी कि खिराज तो वो वसूल कर ही रहे थे और इसके साथ में जो अन्य खर्च आ जाते हैं कंपनी के वो भी जो है वो राजाओं के ऊपर, या हम बात कर सकते हैं रियासत के ऊपर थोप दिया करते थे, क्योंकि राजा जो है वो हमारी जनता जो थी उसके ऊपर ये जो कर्ज था या फिर जो उनके द्वारा जो लिया जाता था वो इनसे ही तो वसूल किया जाता था। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। उनके जो आर्थिक साधन थे उन पर भी जो उन्होंने अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, यानी कि नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से थे, तो सांबर झील आ जाती है। मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी कि उन्होंने किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो सबसे ज़्यादा जो नमक का उत्पादन होता था सांबर झील उसको अधिकार कर लिया, और जहाँ पे मेवाड़ यानी कि जो चित्तौड़गढ़ में मंडपिया मंदिर आपको पता ही अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो उसको
अपने अधिकार में कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियाँ स्थापित कर ली, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खीराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप जो राज्यों को क्या करना पड़ता था, आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता था। ये तो बेसिक सी जानकारी है, इसमें हमारा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बस नॉर्मल सा एक क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल नॉलेज के रूप में रखना चाहो याद की, सांबर झील जो थी वो आपकी क्या आ जाती है, नमक के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ पे होता था, तो वो सांबर झील में होता था। उसके बाद में जो है वो इसके बाद में जो अफीम जो थी उसके लिए कौन सा आ जाता है, तो वो आ जाता है मेवाड़ी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगला टॉपिक क्या रहने वाला है। राजस्थान के शासकों में मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ में कब 1818 में उन्होंने क्या करी, संधि कर ली। संधि संपन्न होने के बाद में राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हो जाए। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे जो नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीरी क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क जो थे वो वसूल करके उसके बदले में व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो है वो अंग्रेज सीधे तौर पे किससे दुश्मनी ले रहे थे, तो अंग्रेज जो थे वो सामंत से दुश्मनी ले रहे थे, यानी कि सामंतों से दुश्मनी ले रहे थे, क्योंकि उनकी जो है वो सारी जो चीज़ें आ जाती है उनका ख़त्म करने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट, 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीरी क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास में था। यानी कि 19वीं सदी तक तो इनका जो नेतृत्व था वो सामंतों के पास में था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंत के नेतृत्व में कमी आई। अब वे जो वो उतने प्रभावशाली नहीं रहे जितने 19वीं सदी से पहले थे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहाँ का शासक बना दिया। यानी कि पहला अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करने का काम कहाँ पे किया, तो उन्होंने जो है वो बूंदी में तो किया। उसके बाद में अंग्रेजों ने जो डूंगरपुर का शासक आ जाता जसवंत सिंह, इस जसवंत सिंह को हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को जो वो वहाँ का शासक बना दिया। इससे वहाँ की जनता में ब्रिटेन सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता, अब याद रख लेना जयपुर की राजमाता कौन थी, भटियाणी, जो कि अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, जो वहाँ के लोगों को क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। यानी कि वहाँ के लोग जो थे वो गुस्सा होकर जो उन्होंने कप्तान किसकी, ब्लेक की हत्या कर दी। नाम याद रख लेना। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावा का समर्थन किया। यानी कि कोटा में जो है वो जो अंग्रेज जो थे उन्होंने किसका समर्थन किया, तो उन्होंने जो है वो जालिम सिंह का समर्थन किया कि इसी को जो है वो राजा भी बनाना चाहिए और इसको जो मतलब फुल सपोर्ट इनको दिया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर जो वो उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहाँ अवैस्क राजकुमार को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवैस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल गया। अब जो अलवर और भरतपुर जो थे उनका जो शासक था वो अवैस्क था, तो इस वजह से जो है वो अंग्रेजों को ये हो गया कि हाँ हम अलवर और रियासत पे अपना जो वो अधिकार जमा सकते हैं। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटेन सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटेन सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपे। अब जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये पोर्शन आता है अपना, यानी कि ये आता है जहाँ से अपना क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन आ जाते हैं, तो कोटा रियासत के कौन आ जाते हैं, तो मेजर बर्टन कोटा रियासत के आ जाते हैं। कोटा और टा से याद रख लेना मेजर बर्टन। और जोधपुर रियासत के मैक मैसन आ जाते हैं और भरतपुर रियासत के मॉरिसन आ जाते हैं। जयपुर रियासत के ईडन आ जाते हैं। उदयपुर रियासत के सावर्स आ जाते हैं और सिरोही रियासत के जेडी हॉल आ जाते हैं। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे जो है वो क्वेश्चन आएगा तो आप इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटेन भारत की भांति राजस्थान पर ही सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटेन सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए जो प्रचलित जो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, कुरीतियाँ को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन जो ये कुरीतियाँ थी उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कन्यावध हो गया, दास प्रथा हो गई, सती प्रथा, समृद्धि। इस दिशा में जो वो उठाए गए कदम कौन कौन से आ जाते हैं, जिससे कि जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे यानी कि हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे जो
मूल्य आ जाते हैं, उनके जो हस्तक्षेप करने का काम अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। अंग्रेजों के सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता को क्या कर दिया, असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, यानी कि उन्होंने आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य कर लिया, और राज्य का जो पूरा प्रशासन था उसमें कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, इसके बारे में भी हस्तक्षेप करने लग गए। अंग्रेजों के द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि जनता को परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि राजा के द्वारा जो वो जनता से जो वो लिया जाता था कर, जिसकी वजह से जो है वो जनता बहुत प्रॉब्लम्स में आ गई थी। सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात, अब ये सामंतों के भी पीछे पड़ गए थे। सामंतों के सारे अधिकार, सामंतों के सारे जो कर्तव्य जो थे वो ये छीनना चाहते थे, जिससे कि सामंत जो थे वो बिल्कुल भी पावरफुल ना रहे। तो कुठाराघात और राजस्थान में सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने स्वतंत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग जो थे वो अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा का पार्ट, यानी कि जो ये हमारा राजस्थान आ जाता है, इसमें जो ये वाला एरिया आता है, ये अजमेर मेरवाड़ के क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती, यानी कि इसको हम धर्मांतरण भी बोल सकते हैं, मतांतरण भी कर सकते हैं, यानी कि उनका हिंदुओं के लिए मत बदल दिया, उनका धर्म बदलना चाहा, ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील, यानी कि उनको जो है वो ईसाई की ओर कन्वर्ट करने की ओर सोचने लग गए थे। इससे उनमें ब्रिटेन सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के जो कवि साहित्यकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट नाम सूर्यमल मिश्र का आ जाता है, जो कि कहाँ से, बूंदी के आ जाते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था, वैसे तो बहुत सारों ने किया था, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटेन सत्ता के भक्त बने हुए थे, यानी कि जो कवि और जो साहित्यकार थे उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा करी गई, या ऐसे शासकों के बारे में कहा गया कि जो ब्रिटेन सत्ता के पूरी तरीके से भक्त बने हुए थे। शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटेन सत्ता के विरोधी थे, और उन्होंने उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा करी जो ब्रिटेन सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि कौन कौन से आ जाते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बांकीदास जी आ जाते हैं, राघोदास जी आ जाते हैं, सांधू आ जाते हैं, सांधू गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्र। इनका नाम नोट कर लेना। तो पहले कौन आ जाते हैं, बांकीदास जी आ जाते हैं, राघोदास जी आ जाते हैं, सांधू गांगोजी आ जाते हैं, और इसके साथ में महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम जो वो लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटेन सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त हो गया था, यानी कि 1857 की क्रांति भारत में स्टार्ट होने से पहले जो है वो हमारे राजस्थान में जो है वो देशी रियासतें जो थी उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। मेरठ में क्रांति होने की सन 1857 की क्रांति होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की छावनियाँ कितनी आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है, उठा टॉपिक को नोट कर लेना। छावनियाँ थी जिसमें कि नशीराबाद थी, नीमच थी, देवली थी, ब्यावर थी, अरनपुरा थी और खेरवाड़ा थी, जिसमें कि ब्यावर और इसके साथ में खेरवाड़ा में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे, तो 5000 इसमें सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, यानी कि लेकिन इसमें अंग्रेज सैनिक कोई नहीं था, सब अपने जो है वो भारतीय थे। केवल 30 ही अंग्रेज अधिकारी थे, यानी कि 30 अंग्रेज अधिकारी थे इसमें। तो मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो ब्रिटेन सत्ता का विरोध करे उसका कुठाराघात करे, यानी कि कठोरपूर्वक जो है उसका दमन कर दे, उसको जो वो रोक दे। अब जो है वो मेन बात आती है, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे जो है वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो क्रांति आ जाती है नसीराबाद की क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ था, यानी कि अब क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ था, तो वो नसीराबाद जो है वहाँ से हुआ था। इसके जो है वो निम्न कारण रहे थे कि क्या कारण रहे थे। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 23वीं ने बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये लिख लेना, आप नोट कर लेना इसको। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लोर्सन्स, एक ये याद रख लेना, क्योंकि इसमें जो वो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नसीराबाद में जो वो कौन कौन सी थी। तो 15वीं को भी याद रख लेना, 30वीं को भी याद रख लेना, और इसके साथ में जो बम्बई लोन्सर्स जो थी उसको याद रख लेना। सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है,
तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से जो अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। अब जो हमारा अजमेर शस्त्रागार था उसकी रक्षा किसके द्वारा करी जा रही थी? कल से हम जो है एक वाइट स्लाइड रखेंगे जिसमें कि मैं आपको इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आ जाते हैं उनके बारे में अच्छे से बता सकूँ, क्योंकि इसमें तो हम सही ये है कि हम पढ़ाएँ या फिर ओनली ये बताएं, तो वो रखेंगे हम जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अभी थोड़ी थोड़ी जब हमारी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से हमने ऐसे किया है तो थोड़ा पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी अब धीरे धीरे जैसे करेंगे तो हम सीख जाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो हम वाइट स्लाइड भी रख लेंगे जिसमें कि हम आपको अदर फैक्ट बता देंगे जो कि आप नोट्स बना लेना। वैसे तो आप इससे भी नोट्स बना सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपको वैसे ही हाईलाइट करके बता रही हूँ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो अजमेर जो शस्त्रागार था उसकी रक्षा कौन सी जो है वो नेटिव इन्फेंट्री कर रही थी, तो वो 15वीं आ जाती है, तो इसको आप ध्यान में रख लेना। संदेह के कारण से वहाँ से नशीराबाद भेज दिया। अब ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसको संदेह के कारण जो वो कहाँ पे भेजा गया था, तो वो नशीराबाद में भेजा गया था। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इस दिन या इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेश वाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार व विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। अब ये चर्बी वाले जो कारतूस हैं इनको ध्यान में रख लेना क्योंकि पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, ये चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें जो है वो धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। भारतीय सैनिकों ने क्या सोचा कि अंग्रेज जो है वो उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण ही वो क्या हो गए, उत्तेजना फैल गई उनके बीच में। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से क्या आ गए थे, यूरोपियन सेना आई थी और कुछ तोपें मंगवाई गई। अब वही सोचा गया कि अब इस जो भारतीय सेना आ जाती है उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, इसलिए हमें बाहर से जो वो यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवानी पड़ेंगी। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था, यानी कि जानकारी को जो वो गुप्त रखा गया था। और बाद में क्या हुआ, और बाद में जब ये बात प्रकट हो ही गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। अब भाई सही बात है कि जब सेनाओं के लिए जो है वो यूरोपियन सेना बुलाई जा रही है, तोपें बुलाई जा रही है, तो सेना में उत्तेजना तो फैलेगी ना। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है, याद रख लेना, 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया था, तो वो डेट याद रख लेना, 28 मई 1857 को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिए। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों में मेजर स्पॉटसीवुड, यानी कि अंग्रेज सैनिक अधिकारियों में कौन आ जाते हैं, मेजर स्पॉटसीवुड और कर्नल न्यूबेरी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इनको जो है वो ध्यान में रख लेना कि कौन की जो है वो डेथ करी गई थी, यानी कि कौन की हत्या करी गई थी या मृत्यु करी गई थी। इनको हत्या दे दी या मृत्यु दे दी। तो एक तो स्पॉटीवुड आ जाते हैं, स्पॉटिसवुड आ जाते हैं, और एक कर्नल न्यूबेरी आ जाते हैं। न्यू बेरी भी बोल देते हैं कहीं पे और कहीं इसको बारी भी बोल देते हैं, न्यू बारी। कर्नल न्यू बारी आ जाते हैं, स्पॉटिसवुड आ जाते हैं, कर्नल न्यू बारी आ जाते हैं। याद रख लेना, दोनों नाम की हत्या कर दी गई थी। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब भड़का था, तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़का था। दो जो है वो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। दो अंग्रेज अधिकारियों में जो है वो कौन आ जाते हैं, तो इसमें जो है वो एक तो कौन आता है, तो एक तो जो आ जाता है वो बारी आ जाता है, न्यू बारी। ओके, एक तो न्यू बारी आ जाता है और एक जो है वो स्पॉटिसवुड आ जाता है। लकड़ी याद रख लेना वुड, और इसका याद रख लेना बारी, बस काम चल जाएगा। लेफ्टिनेंट लोक और अविलम दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिसमें अंग्रेज जो थे वो परास्त हो गए। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं नसीराबाद क्रांति के बारे में, यानी कि नसीराबाद क्रांति तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो नीमच की क्रांति जो आ जाती है वो स्टार्ट करेंगे। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया।
अब नीमच में विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 3 जून 1857 को, याद रख लेना। नीमच क्रांति में सैनिक छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए जोगुन में आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। तो कहाँ पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे, याद रख लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा। तो नीमच में विद्रोह जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 3 जून 1857 को, ये डेट याद रख लेना। उसके बाद में जो है वो ये जो नीमच में जो क्रांतिकारी थे वो विद्रोह करने के बाद में कहाँ पे पहुँचे थे? तो वो पहुँचे थे शाहपुरा पहुँचे थे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान करी। अब शाहपुरा के जो शासक थे वो क्रांतिकारियों के साथ में थे। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुँचे। शाहपुरा के बाद में क्रांतिकारी कहाँ गए? निम्बाहेड़ा पहुँचे, जहाँ की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। अब जनता ने जहाँ पे सम्मान किया या जनता ने जहाँ पे क्रांतिकारियों का स्वागत किया तो वो कौन सी आ जाती है? तो वो निम्बाहेड़ा आ जाती है, जहाँ पे जनता ने जो है वो सम्मान किया, जनता ने उनको जो है वो स्वागत किया था। तत्पश्चात क्रांतिकारी जो है वो यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचे? दिल्ली गए, फिर टोंक, फिर आगरा होते हुए जो वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली, टोंक, फिर आगरा। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई थी। नीमच में क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देशनों पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राजकीय फौजियों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर जो पुनः अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? लॉरेंस ने कर लिया था 8 जून 1857 को। विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 3 जून 1857 को, डेट याद रख लेना। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ओहो यार, ओके। अगली हमारी क्रांति आ जाती है एरनपुरा या आहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने, उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ा के जागीरदारों ने किया था। एरनपुरा में स्थित जोधपुर के सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने जो 21 अगस्त 1857 को, डेट नोट कर लेना, 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुर में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हुए। अब क्रांतिकारी जो थे उन्होंने एरनपुरा का जो स्टेशन था उसको लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हुए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तब आहुआ पाली जिले में स्थित एक गाँव के नाम याद रखना, ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपनी सेवा में ले लिया, यानी कि ठाकुर खुशहाल सिंह को उन्होंने अपनी सेवा में ले लिया, नेतृत्व प्रदान करने के लिए बोला। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली शामिल था। वह अंग्रेज और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर खुशहाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? तो उसकी सहायता करने के लिए आहुआ पहुँचे। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हो गया अपना एरनपुरा वाला हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने के लिए या करने हेतु आहुआ भेजी। किसके नेतृत्व में? सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में। नाम रख लेना, याद रख लेना, जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेज को दमन करने के लिए आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की सुख सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। कब पराजित किया? तो 8 सितंबर 1857 को, डेट याद रख लेना। इस संघर्ष में किलेदार अन्नारा सिंह मारा गया। अब ये जो संघर्ष हुआ था इसमें कौन मारा गया? तो अन्नारा सिंह, सॉरी अन्नारा नहीं, अन्नार सिंह। इतनी देर हो गई आपको पढ़ाते हुए, पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। अन्नार सिंह जो थे वो मारे गए। सिंघवी कुशल राज जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथों में लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ पहुँचे। 18 सितंबर यानी कि 10 दिन बाद में 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें कि लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच करने लग गए। फिर जो है वो जैसे ही ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद में जो क्रांतिकारी जो थे वो दिल्ली की ओर कूच करने लग गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉर्ज लॉरेंस। आहुआ की पराजय को भूलने ही नहीं था। अरे यार, ये जॉर्ज लॉरेंस जो थे वो आहुआ की पराजय को भूला ही नहीं था, इसीलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी।
अब लॉरेंस जो था वो अब होम्स को लेकर आया कि भाई मैं तो हार गया, लेकिन इस हार को जो है वो मेरे सहन नहीं हो रही है, तो तुम जाओ इस आवा की सेना को पराजित करो। 20 जनवरी 1858 को इस ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच में भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आवा के किले को छोड़कर कहाँ चले गए? सलूम्बर चले गए। तो कहाँ चले गए? सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौज ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह लूटा और आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिर मूर्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। हाँ, बस ये मिलती है इनको, तो अपनी मंदिर मूर्तियाँ ही मिलती हैं। वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किया। हाँ, ऐसे करने से तो जैसे इसको मन को तसल्ली मिल जाएगी, अपने सैनिक कुछ नहीं करने वाले ना ऐसे करने से। तो ये ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटेन सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना। नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? डेट याद है ना? 28 मई 1857 को। और नीमच में क्रांति कब हुई थी? डेट याद है ना? नीमच में क्रांति कब हुई थी? 3 जून 1857 को। और वो जो आवा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? याद है ना? 8 सितंबर 1857 को। और जब दोबारा युद्ध हुआ था वो याद है ना? 18 सितंबर 1857 को। ओके, सारे फैक्ट्स हमें याद करते हुए चलना है। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाली। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही, महाराणा के कौन थे उस समय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उस समय महाराणा कौन थे उदयपुर के? मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए बाध्य हो गए? सहयोग करने के लिए बाध्य हो गए। सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटेन सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कैप्टन सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसके परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा, तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ हटा देंगे भाई, कर राजपुताने से ही निष्कासन कर देंगे। कैप्टन सावर्स या कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह जो था वो शांत हो गया। नेक्स्ट आती है कोटा में क्रांति। ये अपन जो है वो कल पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। क्योंकि कौन कौन सी चीज़ें कवर कर लिया? नसीराबाद का कंप्लीट कवर कर लिया है, उसके बाद में जो है वो नीमच का कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में जो है वो एरिनपुरा का कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में जो आवा में युद्ध हुआ था उसका कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम जो ये कोटा की जो क्रांति आ जाती है उसको हम कल पढ़ेंगे। कोटा में जो क्रांति हुई थी उसको हम जो है वो कल पढ़ेंगे, कल वाले सेशन में लेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू एंड बाय।